कभी सोचा है कि एक छोटा सा बैंक अकाउंट एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम से आखिर जुड़ा कैसे है? आज हम इसी सिस्टम के अंदर झांकने वाले हैं, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जिंदगी पर इस तरह असर डालता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक बैंक अकाउंट, एक रिटायरमेंट फंड और एक ग्लोबल क्राइसिस, इन तीनों में कॉमन क्या है? इसका जवाब ही इन सबको एक साथ जोड़ता है। ये सभी एक ही विशाल आपस में जुड़े हुए फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं और आज हम इसी सिस्टम के एक एक धागे को खोलकर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनेंस के सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। ये है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। मतलब सीधा सा है, अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, बात खत्म। इन्वेस्टर्स कोई भी रिस्क लेने के लिए एक तरह का इनाम चाहते हैं, जिसे रिस्क प्रीमियम कहते हैं। फाइनेंस का पूरा खेल बस इसी एक आइडिया पर टिका है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे करता है? इसका क्रेडिट जाता है सिस्टम के मैचमेकर्स को। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसे को वहां पहुंचाते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोचिए, अगर ये बिचौलिए ना हो तो हमारी इकोनॉमी शायद रुक ही जाएगी। ये बचत करने वालों को उधार लेने वालों से मिलाते हैं, जरूरी जानकारी की कमी को पूरा करते हैं, कैश का फ्लो बनाए रखते हैं और सबसे जरूरी, रिस्क को बांटने में मदद करते हैं। सच कहें तो ये इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्यों जरूरी हैं, तो चलिए अब मिलते हैं इस फाइनेंशियल खेल के मुख्य खिलाड़ियों से। और पहला खिलाड़ी जाहिर है बैंक। ये पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। यहीं पर बैंकों का असली जादू देखने को मिलता है। वो लोगों से शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट लेते हैं, जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट, और उन्हें लॉन्ग टर्म लोन में बदल देते हैं, जैसे होम लोन। इसी प्रोसेस को मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये उनका मेन बिजनेस मॉडल है, लेकिन ये एक बहुत ही रिस्की खेल भी है। बैंकों को हर दिन कई तरह के रिस्क मैनेज करने होते हैं। क्रेडिट रिस्क, मतलब क्या कोई अपना लोन टाइम पे चुकाएगा? मार्केट रिस्क, क्या ब्याज दरें अचानक बदल जाएंगी? लिक्विडिटी रिस्क, क्या उनके पास इतना कैश है कि वो सबके विड्रॉल को पूरा कर सकें? और ऑपरेशनल रिस्क, कहीं उनका कोई सिस्टम ही फेल ना हो जाए। इन सब के बीच बैलेंस बनाना ही उनकी असली चुनौती है। हमारे अगले खिलाड़ी हैं इंश्योरेंस कंपनियां। ये रिस्क को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और उसे मैनेज करने में माहिर हैं। उनका काम बिल्कुल सीधा है। वो आज हमसे प्रीमियम इकट्ठा करते हैं, इस वादे के बदले कि भविष्य में अगर कोई बड़ा अनचाहा नुकसान हुआ तो वो उसकी भरपाई करेंगे। इसके लिए वो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में कितने क्लेम आ सकते हैं और उसी हिसाब से रिस्क की कीमत तय करते हैं। हमारा तीसरा बड़ा खिलाड़ी है पेंशन फंड। ये हमारी रिटायरमेंट की बचत के लॉन्ग टर्म गार्जियन हैं। उनका मुख्य काम है हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स को इस तरह से मैनेज करना कि भविष्य में जब हम रिटायर हों तो हमें देने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा हो। ये एक बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, खासकर आज के समय में जब लोग पहले से ज्यादा लंबा जी रहे हैं। इसे लॉन्जेविटी रिस्क कहते हैं। और आखिर में आते हैं फंड मैनेजर्स। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो हम जैसे इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करके उसे मैनेज करते हैं। ये टेबल अलग अलग तरह के फंड्स का फर्क साफ बताता है। देखिए, म्यूचुअल फंड का मकसद होता है मार्केट के बराबर रिटर्न देना। ईटीएफ्स वो किसी एक खास इंडेक्स को कॉपी करते हैं, इसलिए उनमें रिस्क आमतौर पर कम होता है। और फिर आते हैं हेज फंड। इनका लक्ष्य होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, इन्हें पैसा बनाना है। जाहिर है ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी है। तो हमने अलग अलग खिलाड़ियों को तो देख लिया, लेकिन क्या होता है जब उनके आपसी कनेक्शन में तनाव आ जाता है? यहीं से पूरे सिस्टम में कमजोरी पैदा होने का खतरा शुरू होता है। इसे कहते हैं सिस्टेमिक रिस्क। ये वो खतरा है कि अगर एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हो जाए तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिससे पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही ढह सकता है। और इसकी जड़ में है इन सभी खिलाड़ियों का आपस में गहराई से जुड़ा होना। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जैसा हमने 2008 में साफ साफ देखा था। कहानी एक बड़े इंस्टीट्यूशन के गिरने से शुरू होती है, फिर उससे जुड़े पार्टनर्स को अचानक बड़ा नुकसान होता है। देखते ही देखते भरोसा खत्म हो जाता है, मार्केट से पैसा गायब हो जाता है और ये बीमारी जंगल की आग की तरह पूरे सिस्टम में फैल जाती है। और इसी से जन्म लेती है टू बिग टू फेल की समस्या। सोचिए, अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस को ये पता हो कि अगर वो डूबे तो सरकार उन्हें बचा ही लेगी, तो वो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने से क्यों डरेंगे?
इसी को मॉरल हैजर्ड कहते हैं और ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर इस तरह के सिस्टेमिक कोलैप्स के खिलाफ आखिरी सुरक्षा कवच क्या है? एक ऐसी चीज है जो इस पूरे सिस्टम को बिखरने से बचाती है। और वो है कैपिटल, यानी पूंजी। कैपिटल ही इस फाइनेंशियल सिस्टम का शॉक एब्जॉर्बर है। ये वो कुशन है जो बड़े नुकसान को झेलता है और डिपॉजिटर्स के पैसे को बचाता है। और यहीं पर हम फाइनेंशियल रेगुलेशन के सबसे बड़े संघर्ष पर आते हैं। देखिए, ज्यादा कैपिटल का मतलब है एक ज्यादा सेफ सिस्टम और डिपॉजिटर्स की सुरक्षा, लेकिन इसका नुकसान शेयर होल्डर्स को होता है क्योंकि उनका रिटर्न कम हो जाता है। वहीं कम कैपिटल का मतलब शेयर होल्डर्स के लिए तो ज्यादा रिटर्न है, लेकिन सिस्टम बहुत नाजुक और रिस्की बन जाता है। ये सेफ्टी और प्रॉफिट के बीच की एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सिस्टम मुनाफे के लिए तो बनाया गया है, पर क्या ये टिकने के लिए भी बनाया गया है? ये मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधाभास है और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सभी पर असर डालता है। हम सब पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है? आज हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, उन अदृश्य ताकतों की जिन्होंने हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बनाया और हाँ, लगभग तबाह भी कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे मसले को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके फाइनेंस की इस मुश्किल दुनिया की परतें खोलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फाइनेंशियल इंजीनियर्स काम किन चीज़ों से करते हैं, मतलब उनकी टूल किट में होता क्या है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पैसे को लेकर किया गया एक फॉर्मल अग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट। ये बस ये बताता है कि भविष्य में किसके पास पैसा आएगा या कौन किसी चीज का मालिक होगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारी इकोनॉमी के इंजन की तरह हैं। इनका काम सिर्फ ट्रेडिंग करना नहीं है, बल्कि ये रिस्क को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने, मार्केट को चलाते रहने और चीज़ों की सही कीमत तय करने जैसे ज़रूरी काम भी करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बेसिक टूल्स के बारे में पता चल गया है। अब देखते हैं कि इन आसान से औजारों को जोड़कर कुछ बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल और हाँ, थोड़ा खतरनाक कैसे बनाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसे आप फाइनेंशियल कीमियागरी कह सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें बेचना मुश्किल है, जैसे कि किसी एक व्यक्ति का होम लोन। इस प्रोसेस के जरिए ऐसे हज़ारों लोन्स को मिलाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जाता है जिसे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट की तरह आसानी से खरीद और बेच सकें। और ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सोचिए, ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री की असेंबली लाइन है। एक सिरे पर बैंक हज़ारों लोगों को छोटे छोटे लोन देते हैं। फिर इन सभी लोन्स को एक बड़े से पूल में इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इस पूरे पूल को अलग अलग रिस्क लेवल वाले छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है और आखिर में इन नए हिस्सों को, जिन्हें हम मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज कहते हैं, इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसा किया क्यों गया? देखिए, इसके फायदे जबरदस्त थे। बैंकों को लोन देने के लिए तुरंत पैसा वापस मिल जाता था, जिससे वो और लोन दे पाते थे। और थ्योरी के हिसाब से जो रिस्क था वो दुनिया भर के हजारों इन्वेस्टर्स में बढ़ जाता था। साथ ही मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स आ गए। मतलब ऊपर से देखने में तो यह सिस्टम सबके लिए फायदेमंद लग रहा था। लेकिन इस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक की नजरों से दूर हो रहा था, एक बहुत बड़े प्राइवेट मार्केट प्लेस में। अब इस स्लाइड में जो कंपैरिजन है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, स्टॉक मार्केट की तरह यहां सब कुछ पब्लिक नहीं होता। ये है ओवर द काउंटर या ओटीसी मार्केट। इसे फाइनेंस का वाइल्ड वेस्ट समझिए। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमाइज किए जाते हैं, डील्स प्राइवेट में होती हैं और कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। मतलब ये ज्यादा फ्लेक्सिबल तो था, लेकिन इसमें छिपे हुए खतरे भी बहुत थे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ओटीसी मार्केट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उतना ही भरोसेमंद होता है जितना कि डील के दूसरी तरफ बैठा इंसान या कंपनी। मतलब अगर वो अपनी जुबान से फेरे या डूब गए तो आपका पैसा भी गया। तो अब तक हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, सिक्योरिटाइजेशन और ओटीसी डेरिवेटिव्स। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये बेहद जटिल लगने वाली इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ऊपर से देखें तो इन नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने एक बहुत सुनहरा सपना दिखाया था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां रिस्क को एकदम परफेक्ट तरीके से मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही थी और सीडीओज जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बन रहे थे। लेकिन इस चमक के पीछे का सच बहुत डरावना था।
असलियत ये थी कि खराब क्वालिटी के लोन्स को इन जटिल सिक्योरिटीज के अंदर छिपा दिया गया था। ये प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे कि कोई भी इनकी असली कीमत या इनमें छिपा रिस्क समझ ही नहीं पा रहा था। और जब एक पार्टी फेल हुई तो काउंटर पार्टी रिस्क एक वायरस की तरह पूरे सिस्टम में फैल गया। और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हुई। पूरा सिस्टम इस भरोसे पे टिका था कि अलग अलग तरह के एसेट्स एक साथ फेल नहीं होंगे। डाइवर्सिफिकेशन का यही तो मतलब होता है ना? लेकिन जब संकट आया तो सब कुछ एक साथ डूबने लगा, और जिस डाइवर्सिफिकेशन को सुरक्षा कवच माना जा रहा था वो किसी काम नहीं आया। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के इस लगभग पूरी तरह से ढह जाने के बाद हमें क्या सबक मिले? ये क्राइसिस एक बहुत दर्दनाक सबक था। इससे ये साफ हो गया कि बिना किसी रोक टोक के बढ़ती जटिलता और पारदर्शिता की कमी के नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। हमें समझ आया कि ओटीसी मार्केट्स में छिपा रिस्क पूरे सिस्टम को डुबो सकता है और सिक्योरिटाइजेशन रिस्क को बांटने के बजाय उसे और भी धुंधला कर सकता है। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। फाइनेंशियल इनोवेशन ने एक बार दुनिया को घुटनों पे ला दिया था, तो क्या आज का जो नया आर्किटेक्चर है वो इतना मजबूत है कि ऐसा दोबारा होने से रोक सके, या फिर हम तरक्की और तबाही के इस खेल में एक और गलती करने के करीब हैं? कभी सोचा है कि जब शेयर बाजार में एकदम से गिरावट आती है तो कुछ लोग इतने शांत कैसे रह पाते हैं? भाई, उनके पास होता है एक सीक्रेट वेपन, एक ऐसा तरीका जिससे वो रिस्क को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे मैनेज भी करते हैं। तो चलिए आज हम मिलके वही टूलकिट बनाते हैं जिससे हम सब वित्तीय बाजार के तूफानों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। तो सवाल ये है कि फाइनेंस की दुनिया के ये बड़े बड़े खिलाड़ी आखिर आने वाले कल की अनिश्चितताओं के लिए खुद को तैयार कैसे करते हैं? इसका राज छिपा है एक शब्द में, मार्केट रिस्क। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि ये आखिर है क्या और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो मार्केट रिस्क वो डर है जो हर निवेशक को होता है कि कहीं बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए। और पता है, ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर कोई करता है, चाहे वो एक छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई बहुत बड़ा बैंक। अब मार्केट रिस्क के कई चेहरे होते हैं। सबसे पहला है प्राइस रिस्क, मतलब आपने कोई शेयर खरीदा और उसकी कीमत गिर गई, सीधा सीधा नुकसान। फिर आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, मान लीजिए ब्याज दरें बढ़ गई तो आपके बॉन्ड्स की कीमत कम हो जाती है। तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, सोचिए आपने किसी विदेशी कंपनी में पैसा लगाया और उस देश की करेंसी की वैल्यू गिर गई। और आखिर में है वॉलेटिलिटी रिस्क, मतलब जब बाजार में अचानक बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लगे और कोई समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो रिस्क तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इसे मापते कैसे हैं? इसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अपनी टूल किट में पहले दो सबसे जरूरी टूल्स शामिल करते हैं जो हमें बाजार की इस उथल पुथल को समझने में मदद करेंगे। तो हमारा पहला टूल है वॉलेटिलिटी। इसको ऐसे समझिए जैसे ये बाजार का मूड स्विंग है। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब बाजार में काफी घबराहट है, वो बहुत अस्थिर है। अब वॉलेटिलिटी को देखने के दो बहुत पावरफुल तरीके हैं। पहला, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। ये एक तरह से आईने में पीछे देखने जैसा है, ये हमें बताती है कि पास्ट में कितना उतार चढ़ाव रहा है। और दूसरी तरफ है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये एक तरह की क्रिस्टल बॉल है जो भविष्य में झांकने की कोशिश करती है। ये बाजार की मौजूदा उम्मीदों को देखकर बताती है कि आगे कितना रिस्क हो सकता है। हमारे टूल किट का अगला टूल है कोरिलेशन। अच्छा, कभी ध्यान दिया है कि कैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं, जैसे पक्के दोस्त, और कुछ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा चलते हैं? कोरिलेशन बस इसी रिश्ते को मापता है, और इसे समझना एक स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेहद जरूरी है, ताकि एक जगह का नुकसान दूसरी जगह के फायदे से बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो हम बाजार की चाल को माप सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और असली सवाल तो ये है, किसी भी बुरे दिन हमें ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है? अब इस एक सवाल का जवाब देने के लिए हमें अपनी टूलकिट के सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल टूल की जरूरत पड़ेगी, और वो टूल है वैल्यू एट रिस्क, शॉर्ट में कहें तो वार। ये क्या करता है? ये पूरे रिस्क को बस एक नंबर में बता देता है। ये हमें बताता है कि देखो, नॉर्मल हालात में एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इतने रुपए का नुकसान हो सकता है,
ये सारे कॉम्प्लेक्स रिस्क को एक सिंपल समझने लायक रुपये के फिगर में बदल देता है। वार को ना एक फाइनेंशियल सेफ्टी लाइन की तरह सोचिए। जैसे मान लीजिए किसी पोर्टफोलियो का एक दिन का 99% वार 1 करोड़ रुपए है। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 में से 99 दिन ये उम्मीद की जाती है कि हमारा नुकसान 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये हमें एक साफ साफ लिमिट बता देता है। अब इस वेआर को कैलकुलेट करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है पैरामेट्रिक मेथड, जो एक सीधे साधे मैथमेटिकल फॉर्मूले पर चलता है। दूसरा है हिस्टोरिकल सिमुलेशन, ये पास्ट में झांकता है और कहता है देखो अगर इतिहास फिर से दोहराया गया तो हमारा रिस्क क्या होगा। और तीसरा है मोंटे कार्लो सिमुलेशन, जो किसी सुपर कंप्यूटर की तरह है। ये हजारों लाखों अलग अलग भविष्य की संभावनाएं बनाकर रिस्क का अंदाजा लगाता है। लेकिन वार में एक बहुत बड़ी कमी है। याद है वो 100 में से एक दिन? वार हमें ये तो बताता है कि 99 दिन क्या होगा, पर उस एक दिन के बारे में कुछ नहीं बताता जब हालात सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और उस दिन नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। बस यहीं पर हमारे टूलकिट का अगला हीरो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल काम आता है। ये हमें बताता है कि उन सबसे बुरे दिनों में औसतन कितना नुकसान हो सकता है। ये वार की अधूरी कहानी को पूरा करता है। तो अब तक हमारे टूलकिट में कुछ जनरल पर्पस टूल्स आ गए हैं। अब बारी है कुछ स्पेशलिस्ट टूल्स की। ऐसे टूल्स जो बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स जैसे खास एसेट्स के रिस्क को मापने के लिए बनाए गए हैं। अगर बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ हमारा मेन टूल है ड्यूरेशन। ये हमें बस एक चीज़ बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स में 1% का भी बदलाव होता है तो बॉन्ड की कीमत पर कितना असर पड़ेगा। इसका एक सीधा सा नियम है, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन उतना ज़्यादा रिस्क। और जब बात डेरिवेटिव्स की आती है तो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीक्स का। इन्हें आप एक कार के डैशबोर्ड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। डेल्टा स्पीडोमीटर की तरह है, गामा एक्सेलरेशन बताता है और वेगा ये बताता है कि सड़क कितनी ऊबड़-खाबड़ है। हर ग्रीक हमें रिस्क के एक अलग पहलू के बारे में बताता है और इनकी मदद से हम इतने कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स पर भी पूरा कंट्रोल रख पाते हैं। ठीक है, तो हमारी टूलकिट अब पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन टूल्स का क्या फ़ायदा अगर हमें इन्हें इस्तेमाल करना ही ना आए? तो चलिए अब देखते हैं कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन औजारों का इस्तेमाल करके असली दुनिया के वित्तीय तूफानों का सामना कैसे करते हैं। इसके लिए 2 मेन टेक्निक्स हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल फायर ड्रिल्स कह सकते हैं। पहला है सिनेरियो एनालिसिस। ये पूछता है क्या होगा अगर स्टॉक मार्केट अचानक 10% गिर जाए। मतलब ये हमें किसी खास घटना के लिए तैयार करता है। और दूसरा है स्ट्रेस टेस्टिंग। ये तो सबसे बुरे से बुरे हालात की कल्पना करता है और हमारे पोर्टफोलियो को उन चरम लेकिन मुमकिन संकटों के सामने रखकर परखता है। और इन सभी एनालिसिस का, इन सभी टूल्स का एक ही मकसद है, डाइवर्सिफिकेशन। याद है हमने कोरिलेशन की बात की थी? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही यही है कि ऐसी चीजों को एक साथ मिलाओ जिनका कोरिलेशन कम हो। तो जब एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो दूसरा उसे सहारा देता है और इस तरह पूरा पोर्टफोलियो अपने अलग अलग हिस्सों से कहीं ज्यादा मजबूत और कम रिस्की बन जाता है। तो लीजिए, इसी के साथ हमारी मार्केट रिस्क टूलकिट अब पूरी हो चुकी है। चलिए एक बार फटाफट नजर डालते हैं उन सभी पावरफुल टूल्स पर जो हमने आज अपनी किट में जमा किए हैं। तो इस सबसे क्या सीखने को मिला? पहली बात, मार्केट रिस्क कई वजहों से होता है। दूसरी, वेआर और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हमें बताते हैं कि कितना पैसा दांव पर है। तीसरी, ड्यूरेशन और ग्रीक्स जैसे स्पेशलिस्ट टूल्स खास एसेट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। चौथी, स्ट्रेस टेस्टिंग हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार करती है। और सबसे जरूरी बात, पोर्टफोलियो का असली रिस्क इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सारे हिस्से एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, न कि अकेले अकेले। तो अब हमारे पास ये शानदार सोफिस्टिकेटेड टूलकिट है, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और कैलकुलेशंस हमें अगले बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से सच में बचा सकते हैं, या फिर इंसानी बर्ताव और वो अनजानी अनसोची घटनाएं हमेशा हमारी गणित से एक कदम आगे रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया के बिल्कुल केंद्र में है और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। नमस्कार, चलिए आज गोता लगाते हैं फाइनेंशियल रिस्क यानी वित्तीय जोखिम की इस दिलचस्प दुनिया में। फाइनेंस की दुनिया में ये समझना कि चीज़ें कब और कैसे गलत हो सकती हैं सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। तो शुरू करते हैं। मैं अपनी बात एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक वादा कौन सा है?
एक पल के लिए जरा इस पर सोचिए। तो इसका जवाब है वो वादा जो निभाया न जा सके। और सही मायनों में यही है फाइनेंशियल रिस्क की पूरी कहानी। देखिए, हमारी पूरी फाइनेंशियल दुनिया एक दूसरे से किए गए वादों के एक बहुत बड़े जाल जैसी है। असली खतरा तब शुरू होता है जब ये वादे टूटने लगते हैं, और इन टूटे हुए वादों को कैसे मैनेज किया जाए, यही समझना रिस्क मैनेजमेंट का सार है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल रिस्क से शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्रेडिट रिस्क आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात का रिस्क है कि जिससे आपको पैसे देने हैं वो आपको पैसे नहीं दे पाएगा। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ये सबसे बड़े जोखिमों में से एक होता है। तो सवाल ये है कि हम इस जोखिम को नापते कैसे हैं? इसे 3 मेन हिस्सों में तोड़ा जाता है। पहला है पीडी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मतलब इस बात की कितनी संभावना है कि उधार लेने वाला पैसे नहीं चुका पाएगा। दूसरा है एलजीडी, यानी लॉस गिवन डिफॉल्ट, मतलब अगर वो पैसे नहीं देता है तो हमारा कितना पैसा डूबेगा। और आखिर में है ईएडी, यानी एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, मतलब जिस पल कोई डिफॉल्ट करता है उस वक्त असल में हमारा कितना पैसा दांव पर लगा है। ये तीनों मिलकर हमें क्रेडिट रिस्क की एक पूरी तस्वीर देते हैं। तो बैंक इन जोखिमों को नापते कैसे हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इस खतरे की कीमत असल में लगाई कैसे जाती है। देखिए, जब हम डेरिवेटिव जैसे किसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो उसकी जो कागज पर कीमत लिखी होती है वो पूरी कहानी नहीं बताती। उस कीमत को असल दुनिया के जोखिमों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे कि किसी के डिफॉल्ट होने का खतरा। इन एडजस्टमेंट्स को वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स या एक्सवीएस कहा जाता है। ये समझिए कि कीमत में छिपी हुई लागतें हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स आखिर हैं क्या? सबसे पहले है सीवीए। ये इस बात की कीमत तय करता है कि आपकी डील में जो दूसरा पक्ष है वो डिफॉल्ट कर सकता है। फिर आता है डीवीए, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ये आपके खुद के डिफॉल्ट होने के जोखिम से जुड़े फायदे को दिखाता है। और आखिर में है एफवीए, जो उस डील को बनाए रखने के लिए लगने वाले पैसों की लागत को कैलकुलेट करता है। ये सब मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट की असली रियलिस्टिक कीमत बनाते हैं। एक और बहुत जरूरी टूल है क्रेडिट वार, यानी वैल्यू एट रिस्क। इसे एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट समझिए। ये बैंकों को ये अंदाजा लगाने में मदद करता है कि एक तय कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बुरे से बुरे हालात में वो कितना पैसा खो सकते हैं। इससे उन्हें ये तय करने में मदद मिलती है कि मुश्किल वक्त के लिए कितनी पूंजी अलग रखनी है। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क की कहानी सिर्फ क्रेडिट पर खत्म नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। चलिए, कुछ और खतरों पर भी नजर डालते हैं जिनसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को निपटना पड़ता है। यहाँ 2 और बड़े खतरे हैं। पहला है ऑपरेशनल रिस्क। इसका मतलब है जब कंपनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कोई फ्रॉड, सिस्टम क्रैश या फिर बस कोई इंसानी भूल। फिर आता है लिक्विडिटी रिस्क, यानी कैश की कमी। ये वो सिचुएशन है जब आपको अपने बिल चुकाने हों और आप जल्दी से कैश जुटा ही ना पाएं। और फिर है मॉडल रिस्क। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जिन टूल्स का इस्तेमाल हम रिस्क नापने के लिए कर रहे हैं वो खुद भी एक रिस्क बन सकते हैं। अगर हमारे मॉडल गलत धारणाओं पर बने हैं तो वो हमें सुरक्षा का एक खतरनाक और झूठा एहसास दे सकते हैं। तो इतने सारे अलग अलग जोखिमों के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सबको एक साथ कैसे संभालती है? इसका जवाब है एक होलिस्टिक अप्रोच में, जो पूरी तस्वीर को एक साथ देखती है। इसे कहते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट या ERM। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सभी जोखिमों को अलग अलग देखने के बजाय उन्हें एक साथ जोड़कर देखता है। ERM क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल और लिक्विडिटी जैसे सभी बड़े जोखिमों का एक यूनिफाइड व्यू देता है। इससे मैनेजमेंट को ये देखने में मदद मिलती है कि ये सारे जोखिम आपस में कैसे जुड़े हैं और वो पूरी तस्वीर को देखकर बेहतर फैसले ले पाते हैं, न कि सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देखकर। रिस्क मैनेजमेंट का काम कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, नए नए खतरे सामने आते हैं। चलिए देखते हैं कि भविष्य में हमें क्या देखने को मिल सकता है। आज के दौर में कुछ सबसे बड़े उभरते हुए जोखिम क्लाइमेट चेंज और ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स से जुड़े हैं। ये अब सिर्फ अच्छा काम करने वाली बातें नहीं रह गई हैं, ये अब असली ठोस फाइनेंशियल रिस्क बन चुके हैं। क्लाइमेट रिस्क को हम 2 मुख्य तरीकों से देख सकते हैं।
पहला है फिजिकल रिस्क, जैसे किसी तूफान से किसी प्रॉपर्टी को होने वाला सीधा नुकसान। और फिर है ट्रांजिशन रिस्क। ये तब होता है जब हम एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं और कुछ पुरानी एसेट्स जैसे कोयले की खदानें अपनी वैल्यू खो देती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस लगातार बदलती दुनिया में क्या रिस्क को नापने वाले हमारे मॉडल्स कभी भी पूरी तरह से इसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं? यही फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने की सबसे बड़ी और स्थायी चुनौती है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो चलिए आज हम वित्तीय नियमन यानी फाइनेंशियल रेगुलेशन की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। ये वो नियम कानून है, वो रूल बुक है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आप कह सकते हैं पटरी पर बनाए रखती है। बहुत बड़ा सवाल है ना कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी एक बैंक को फेल होने और फिर अपने साथ पूरी की पूरी इकोनॉमी को नीचे ले जाने से रोकती है। इसका जवाब असल में नियमों और कानूनों के एक पूरे सिस्टम में छिपा है, जिसे सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत बना रहे। इन नियमों को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि ये बैंकों के लिए एक बिल्डिंग कोड की तरह हैं। जैसे एक इमारत को भूकंप के झटके झेलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, वैसे ही इन नियमों को इसलिए बनाया गया है ताकि बैंक किसी भी बड़े आर्थिक झटके का सामना कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन नियमों की ज़रूरत ही क्या है। मतलब क्या बैंक अपने आप को संभाल नहीं सकते? देखिए, ये नियम सिर्फ बैंकों के लिए नहीं हैं, ये हम सब के लिए हैं। इनका पहला काम है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को किसी बड़े संकट से बचाना। दूसरा, हम जैसे लोग जो बैंकों में अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, उनकी सुरक्षा करना। और साथ ही ये भी पक्का करना कि बैंक काम तो करें, लेकिन हद से ज़्यादा जोखिम ना लें। अब चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बैंकों के लिए ये बिल्डिंग कोड बनाने की पहली अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें कैसे शुरू हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये बेज़ल समझौते, जैसा कि इन्हें कहा जाता है, दशकों में धीरे धीरे विकसित हुए हैं। हर नया वर्जन पिछले संकटों से सीखे गए सबक के आधार पर बनाया गया है। ये एक लगातार चलने वाली सीखने की प्रक्रिया रही है। 2004 तक आते आते ये अप्रोच और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई थी। बेज़ल 2 ने 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभ पेश किए। पहला, बैंकों के पास कम से कम कितनी पूंजी होनी चाहिए। दूसरा, रेगुलेटर्स यानी नियामक लगातार बैंकों पर नजर रखेंगे। और तीसरा, बैंकों को खुद बताना होगा कि वे कितने जोखिम ले रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल्डिंग कोड में लिखा हो कि दीवारें कितनी मोटी होनी चाहिए। एक इंस्पेक्टर आकर उसे चेक करेगा और बिल्डिंग के बाहर एक नोटिस भी लगा होगा ताकि सबको पता चले कि बिल्डिंग कितनी सुरक्षित है। और फिर आया साल 2008, वो भूकंप जिसने मौजूदा नियमों की धज्जियां उड़ा दी और ये साबित कर दिया कि वो काफी नहीं थे। ये पूरी वित्तीय दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये लाइन इस संकट की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि मौजूदा रूलबुक में बहुत बड़ी बड़ी खामियां थीं और उसकी कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ी। तो पहली बड़ी समस्या क्या थी? वो थी कि बैंकों के पास नुकसान झेलने के लिए कोई खास सुरक्षा कवच नहीं था। जब हालात बिगड़ने लगे तो उनके पास उस झटके को सहने के लिए असली ठोस पूंजी की भारी कमी थी। दूसरी बड़ी विफलता थी लेवरेज। अगर आसान भाषा में कहें तो बैंक अपने पास रखी पूंजी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा उधार लेकर दांव लगा रहे थे। मतलब एक बहुत छोटी सी नींव पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की जा रही थी, जिससे जरा सा भी नुकसान पूरे बैंक को डुबो सकता था। और आखिर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी तो बैंकों के अंदर ही चल रही थी। वहां कोई मजबूत निगरानी या नियंत्रण था ही नहीं जो ये देख सके कि कितने बड़े बड़े जोखिम लिए जा रहे हैं। उनका पूरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं पूरी तरह से फेल हो गया था। इस तबाही के बाद दुनिया भर के रेगुलेटर्स के सामने एक ही बड़ा काम था, इस रूल बुक को फिर से लिखना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि संकट के बाद क्या बदलाव किए गए। हर समस्या का एक सीधा समाधान तैयार किया गया। जैसे अच्छी क्वालिटी की पूंजी की कमी थी तो बेसल 3 नियम लाया गया, जिसमें कॉमन इक्विटी जैसी बेहतर पूंजी पर जोर दिया गया जो नुकसान को सबसे अच्छे से झेल सकती है। बैंकों के पास कैश खत्म हो सकता था तो LCR जैसे नए नियम बनाए गए। ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों को कम आंका गया था तो उसके लिए और भी सख्त नियम लाए गए।
इन्हीं नए नियमों में से एक बहुत ही ज़रूरी नियम था LCR। इसे आप बैंकों के लिए एक तरह की 30 दिन की सर्वाइवल किट समझ सकते हैं। ये नियम पक्का करता है कि हर बैंक के पास इतना कैश या ऐसी संपत्ति हो जिसे फौरन कैश में बदला जा सके, ताकि अगर बाजार में अचानक कोई घबराहट फैल जाए तो भी वो 30 दिनों तक अपनी देनदारियों को पूरा कर सके। लेकिन सिर्फ नियम बनाना ही काफी नहीं है। एक मजबूत सिस्टम के लिए ये भी देखना पड़ता है कि बैंक अपने अंदर जोखिमों को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। रेगुलेटरी कैपिटल वो न्यूनतम पूंजी है जो कानून के हिसाब से बैंक को रखनी ही पड़ती है, लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल वो पूंजी है जो एक जिम्मेदार बैंक अपने खुद के रिस्क मॉडल के हिसाब से तय करता है कि उसे सुरक्षित रहने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत है, और ये अक्सर कानूनी जरूरत से कहीं ज्यादा होती है। तो बैंक ये फैसला कैसे लेते हैं कि कौन सा जोखिम लेना सही है और कौन सा नहीं? वे RAROC जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में खुद से ये पूछने का एक तरीका है, हम जितना जोखिम ले रहे हैं क्या उसके बदले में मिलने वाला इनाम काफी है? ये पूरी तरह से जोखिम और इनाम के बीच संतुलन बनाने के बारे में है। आखिर में सारी बात इस पर आ जाती है कि नियमों को लागू कौन कर रहा है। अच्छा शासन या गुड गवर्नेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि बोर्ड से लेकर नीचे तक बैंक के अंदर जोखिम को गंभीरता से लेने का एक कल्चर हो जो सही व्यवहार को बढ़ावा दे। और यहीं हम आज की इस चर्चा को रोकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नियम अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है। वित्त की दुनिया लगातार बदलती रहती है और अक्सर सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। ये नियम बनाने वालों और नए नए जोखिमों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है।